Dear viewers, Assalamu alaikum. This is me फरमानुल्लाह खान and you are watching my YouTube channel नर्सिंग विद फरमान। आज की हमारी वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को डिटेल के साथ बताएंगे कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल हम क्यों लिखते हैं और एक बेहतरीन रिसर्च प्रपोजल हम किस तरह लिखेंगे। लिहाजा हमारी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके जहन में रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको मिल सके। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि रिसर्च प्रपोजल क्या होता है। देखो, जब भी आप लोग रिसर्च करते हैं तो रिसर्च के बारे में आप लोगों ने जहन में कुछ सोचा होगा कि मेरा रिसर्च टॉपिक ये होगा, मेरे रिसर्च का जो डिज़ाइन होगा वो ये होगा, मेरा स्टडी पॉपुलेशन ये होगा, मैंने सैंपल इतना लेना है। तो रिसर्च के बारे में जितनी भी प्लानिंग आपके जहन में है, वो जो मैप आपके जहन में बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर जो आपके जहन में बनी हुई है, उसको बेसिकली रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उससे पहले हम रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे, फिर उस रिसर्च प्रपोजल को हमने यूनिवर्सिटी की जो हमारे पास बोर्ड होता है या जो हमारे पास एथिकल कमेटी होती है या जो हमारा प्रिसेप्टर होता है, तो वो रिसर्च प्रपोजल हमने उनके साथ सबमिट करना होता है। तो वो फिर देखते हैं कि आपका जहन में जो रिसर्च के बारे में आप कौन से टाइप का रिसर्च कर रहे हैं, उसमें सैंपल कितना होगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, आप आगे क्या करने वाले हो, आपका पर्पस ऑफ रिसर्च क्या है, तो वो पूरी की पूरी डिटेल उस रिसर्च प्रपोजल में लिखी होती है। अब रिसर्च प्रपोजल में सबसे पहले हमारे पास रिसर्च प्रपोजल की डिफिनीशन है। अ रिसर्च प्रपोजल डिस्क्राइब व्हाट यू विल इन्वेस्टिगेट, why it is important and how you will conduct your research। कि रिसर्च प्रपोजल होता क्या है। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल में ये मेंशन होता है कि आप क्या इन्वेस्टिगेट करने वाले हो, क्या मालूम करने वाले हो अपने रिसर्च में, और ये मालूम करना क्यों अहम है, इम्पोर्टेंट क्यों है, और आप किस तरह अपने रिसर्च को कंडक्ट करोगे। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन आपके एक छोटे डॉक्यूमेंट में जो होती है, तो उसको हम रिसर्च प्रपोजल कहते हैं। तो प्रॉपर रिसर्च से पहले आप लोगों ने रिसर्च प्रपोजल लिखना होगा, और वो रिसर्च प्रपोजल जब आप लोगों का एक्सेप्ट हो जाए तो उसके बाद फिर आप लोगों ने प्रॉपर रिसर्च स्टार्ट करनी होती है। तो ये रिसर्च प्रपोजल की डिफिनीशन हुई और इसकी इम्पोर्टेंस हुई। अब हम एक्सप्लेन करेंगे वो तमाम स्टेप्स जो आपने रिसर्च प्रपोजल में लिखनी होगी। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी स्टेप्स आप हम एक्सप्लेन करेंगे तो स्टेप्स वही होंगे, लेकिन उनका स्टाइल चेंज हो सकता है, जो कि डिपेंड करता है आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी के स्टाइल को। मतलब कि वो कौन सा स्टाइल या कौन सा सीक्वेंस जो है वो फॉलो करती है रिसर्च प्रपोजल के लिए, लेकिन स्टेप्स वही होंगे जो अब हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आपके रिसर्च प्रपोजल पे टाइटल पेज होना चाहिए, जिसमें आप रिसर्च टॉपिक मेंशन करोगे, रिसर्चर नेम मतलब अपना नेम मेंशन करोगे क्योंकि आप रिसर्चर हो, इंस्टीट्यूट नेम या कॉलेज नेम आप उस पर मेंशन करोगे, जो आपके प्रिसेप्टर हैं, जो आपके टीचर हैं जिसके साथ आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसका नेम आप मेंशन करोगे। इसके बाद आप डेट मेंशन करोगे। तो रिसर्च प्रपोजल के टाइटल पेज पे ये चीज़ें आपने मेंशन करनी होगी। रिसर्च प्रपोजल के बाद में जो सेकंड थिंग आती है वो आती है इंट्रोडक्शन। तो आपका इंट्रोडक्शन में क्या करोगे, आप टॉपिक को डिस्क्राइब करोगे, उनके डिफिनीशंस लिखोगे और उसकी थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन लिखोगे। सही है। तो वो क्या है, वो आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन के पार्ट में। इसमें आप लिटरेचर रिव्यू का हवाला दोगे कि मतलब आप क्या चीज़ फाइंड करने वाले हो, वो चीज़ है क्या, ताकि पढ़ने वाले को अंदाज़ा हो सके कि किस चीज़ की बात हो रही है और आगे किस चीज़ पे रिसर्च होगा। तो सेकंड पार्ट आपका इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शन में आपने अलग से रेशनल ऑफ रिसर्च भी मेंशन करना होगा। रेशनल मतलब ये है कि रीज़न एंड जस्टिफिकेशन होते हैं कि आप ये रिसर्च क्यों करने वाले हो।
मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि मैं इन्फेक्शन कंट्रोल पे रिसर्च कर रहा हूं, तो फिर मैंने रेशनल देना है, रीजन देना है कि मैं क्यों करने वाला हूं। तो मैं कहूंगा कि इन्फेक्शन की वजह से बहुत से इशू आते हैं, तो मैं देखना चाहता हूं कि इन्फेक्शन कंट्रोल की नॉलेज कितनी है नर्सिस में। सही है। तो इंट्रोडक्शन में आप अलग से हेडिंग दोगे और उसको रेशनल कहते हैं। आपने क्लियर कट लिखना है कि आप ये रिसर्च क्यों करने वाले हो। सही है। क्योंकि बगैर मकसद के तो कोई रिसर्च नहीं करता ना। कोई इश्यू होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, कोई चीज आप फाइंड करने जा रहे हो, तब आपने रिसर्च करनी है। फिर इसी में आपने रिसर्च क्वेश्चन लिखना होता है, चाहे वो एक क्वेश्चन हो या दो क्वेश्चन हो। अब ये रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च के जितने भी स्टेप्स हैं, तो उसका वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जिसकी वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो वहीं से जाके आप रिसर्च के स्टेप्स भी देख सकते हो। यहाँ पे फिर रिसर्च प्रपोजल में आपने रिसर्च क्वेश्चन भी मेंशन करना है कि आपके रिसर्च का ये क्वेश्चन होगा। एक भी हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्टडी पे। इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपके पास एक हेडिंग रिसर्च सिग्निफिकेंस की भी हो सकती है। अब रिसर्च सिग्निफिकेंस क्या है कि आपके रिसर्च का क्या फायदा होगा, सोसाइटी के लिए क्या फायदा होगा, इन फ्यूचर ये रिसर्च क्या फायदा देगा स्टूडेंट्स को या सोसाइटी को। इन प्रैक्टिस आपका रिसर्च प्रैक्टिस पे क्या असर लेकर आएगा, प्रैक्टिस के लिए या नर्सिंग प्रैक्टिस या क्लिनिकल प्रैक्टिस में उसका क्या फायदा होगा, एजुकेशन में उसका क्या फायदा होगा, आया वो एजुकेशन में इंप्रूवमेंट लेकर आ सकते हैं, नॉलेज इन्हांस कर सकते हैं, क्या फायदा होगा। तो ये आपने सिग्निफिकेंस लिखने हैं और ये भी आपके इंट्रोडक्शन पार्ट में आता है, लेकिन इसके लिए क्लियर आपने हेडिंग देनी होगी। और इंट्रोडक्शन में एक हेडिंग हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट की होती है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट एम टू हाईलाइट द प्रेसिंग इशू द रिसर्च इंटेंट टू एड्रेस। इट शुड बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट। ये प्रेजेंट इशू हमारे पास है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप ये एक्सप्लेन करोगे या इस चीज का हवाला दोगे कि प्रेजेंट इशू कौन सा है जिसपे आप ये रिसर्च करना चाहते हो। तो वो आपने क्या करना है, मेंशन करना है, लेकिन वो कंसाइज होना चाहिए, क्लियर कट स्पेसिफिक वो इशू होना चाहिए कि आप इस चीज पे क्यों जो है रिसर्च करना चाहते हो। आप उसको हाईलाइट करोगे कि प्रेजेंट इशू क्या आ रहे हैं। जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि इन्फेक्शन कंट्रोल पे अगर मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो फिर मैंने लिखना है कि इन्फेक्शन की वजह से बहुत से डेथ्स हमारे पास होते हैं या मोर्टिलिटी रेट या मॉर्बिडिटी रेट इंक्रीज हो रहा है। तो मैं देखना चाहता हूं कि इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में नर्सिस के पास नॉलेज क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपका होगा, तो आप ये कहोगे कि इन्फेक्शन की वजह से मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट बढ़ रहा है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपके अपने रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होगा। ये प्रेसिंग इशू नहीं, ये प्रेजेंट इशू है जो मैंने आप लोगों के लिए क्लियर कर दिया। तो रिसर्च प्रपोजल का फर्स्ट पार्ट टाइटल पेज हुआ, सेकंड इंट्रोडक्शन, थर्ड आ जाते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कि कौन कौन सी चीजें आप इस रिसर्च में कवर करोगे, कौन कौन से पॉइंट्स, मतलब किसी चीज की प्रिवेलेंस देखनी है, उसके साथ एसोसिएशन भी देखनी है। सही है। तो क्या है कि उसका रेट देखना है, उसका बर्डन वगैरह देखना है। तो क्या है कि रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स में आपने ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। वो एक भी हो सकता है अगर आप सिंपल प्रिवेलेंस देखना चाहते हो, एसोसिएशन भी साथ में देखना चाहते हो तो दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जो कि डिपेंड करता है आपके अपने रिसर्च पे। रिसर्च प्रपोजल में जो फोर्थ स्टेप है वो है ऑपरेशनल डिफिनीशंस का। ऑपरेशनल डिफिनीशंस क्या होते हैं कि दैट असाइन मीनिंग टू अ कंस्ट्रक्ट और वेरिएबल बाय स्पेसिफाइंग द activities or operation necessary to measure the construct or variable. Alternatively, an operational definition is a specification of the activities. अब मैं आपको मिसाल के थ्रू समझा दूं। मिसाल के तौर पे मैंने स्ट्रेस एंड एंजाइटी देखनी है, तो फिर मैं कहूंगा अगर मेरे पास स्ट्रेस एंजाइटी स्कोर 30 आ जाता है तो मैं कहूंगा इनको माइल्ड एंजाइटी है। अगर 60 स्कोर आएगा तो मैं कहूंगा इनको मॉडरेट एंजाइटी है। अगर 90 या 90 से अबव आएगा तो मैं कहूंगा इसको सीवियर एंजाइटी है।
तो मेरे पास सीवियर एंजाइटी के जो पेशेंट है, वो सीवियर एंजाइटी के जो लोग हैं वो कौन है, जिनका एंजाइटी स्कोर हमारे पास 90 या इससे अबव आता है, तो इनको कहते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशंस। वो डिफिनीशन जो आपके स्टडी रिलेटेड होते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं नर्सिंग स्टूडेंट पे वो रिसर्च करने जा रहा हूं, तो नर्सिंग स्टूडेंट को फिर मैं डिफाइन करूंगा कि नर्सिंग स्टूडेंट से मुराद 4th ईयर नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं। नर्सिंग स्टूडेंट से मुराद 3rd और 4th सेमेस्टर के नर्सिंग स्टूडेंट से, क्योंकि मैंने डेटा सिर्फ 3rd और 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट से कलेक्ट करना है। तो क्या करना है कि आपने स्पेसिफाई करना होगा, आपका जो डिफिनीशन होगा वो आपकी स्टडी रिलेटेड होगा। इसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डिफिनीशंस, और ये 4th स्टेप्स है आपके पास रिसर्च प्रपोजल का। 5th जो स्टेप है वो हमारे पास है रिसर्च हाइपोथेसिस का। अगर आपके रिसर्च में हाइपोथेसिस हैं तो फिर आप उसको प्रपोजल में इंक्लूड करोगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूं मेरा रिसर्च कुछ इस तरह है कि जो सोशल मीडिया है तो इसका इफेक्ट स्टडी पे क्या है, तो इसके लिए फिर मैं क्या करता हूं, हाइपोथेसिस बना देता हूं कि सोशल मीडिया का स्टडी पर इफेक्ट नहीं है, या मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया का स्टडी पे इफेक्ट है, तो वो मेरी हाइपोथेसिस बन जाएगी। तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं फिर रिसर्च के थ्रू प्रूफ करूंगा। अगर मैंने प्रूफ किया कि हाँ है, तो फिर मैं कहूंगा कि हाँ हमने जो हाइपोथेसिस पेश की थी, जो रिसर्च हाइपोथेसिस हमारे पास थी, तो हम रिसर्च हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहे हैं। तो 5th पार्ट, अगर आपकी स्टडी में हाइपोथेसिस नहीं बन रहा तो कोई ज़रूरत नहीं है हाइपोथेसिस लिखने का, लेकिन अगर हाइपोथेसिस है तो वो 5th स्टेप होगा आपके प्रपोजल में। 6 और इंपॉर्टेंट स्टेप जो आ जाता है तो वो मेथड्स एंड मटेरियल्स हैं। तो मेथड्स एंड मटेरियल्स में आप स्टडी डिजाइन लिखोगे कि आप कौन से टाइप की स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हो। आया वो क्रॉस सेक्शनल है, आया वो केस स्टडी है, कोहोर्ट स्टडी है, एक्सपेरिमेंटल है, तो वो आपने स्टडी डिजाइन में मेंशन करनी होगी। स्टडी सेटिंग में आप ये मेंशन करोगे कि आप स्टडी कहां पे कंडक्ट करोगे। किसी कॉलेज में कंडक्ट करोगे तो कॉलेज का नाम लिखोगे, किसी हॉस्पिटल में कंडक्ट करोगे तो हॉस्पिटल का नाम लिखोगे, कम्युनिटी में कंडक्ट कर रहे हो तो इस इलाके का नाम लिखोगे। स्टडी ड्यूरेशन आपने लिखना है कि 1 मंथ के लिए आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो, या 5 महीनों में आपकी स्टडी कंप्लीट होगी, 1 साल में होगी, तो वो डिपेंड करता है आपके रिसर्च पे और आपके सेमेस्टर पे। मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेज की वजह की तरफ से आपको कितना टाइम दिया गया है रिसर्च के लिए, वो यहां पे आप मेंशन करोगे। स्टडी सैंपल में आप लिखोगे कि आपका सैंपल कौन लोग होंगे और उसको आपने कैलकुलेट किस तरह किया। जिस तरह रावसाफ्ट कैलकुलेटर हमारे पास है, ऑनलाइन WHO कैलकुलेटर है हमारे पास सैंपल साइज के लिए। तो क्या है, स्टडी सैंपल में लिखोगे कि आपका स्टडी सैंपल कौन सा होगा और आप उसको कैलकुलेट कैसे किस तरह आपने किया है, उनकी तादाद क्या है। इसके बाद स्टडी टेक्निक, आप सैंपल तो आपको पता है मैंने 200 लोग लेने हैं मिसाल के तौर पे, किस तरह लोगे। आया वो कन्वीनियंट तरीके से आप लोगे, सही है, या जो है आपने रैंडम तरीके से लोग लेने हैं, सैंपल लेने, तो इसमें आप स्टडी टेक्निक लिखोगे। ये क्या है कि ये तमाम स्टेप्स आपके क्या हैं, ये सब स्टेप हैं 6 नंबर स्टेप के मेथड्स और मटेरियल्स में, ये तमाम आपने इंक्लूड करने होंगे। 7th नंबर जो स्टेप है वो है सैंपल सिलेक्शन। सैंपल सिलेक्शन में फिर आपका इंक्लूजन क्राइटेरिया आपने लिखना है और एक्सक्लूजन। इंक्लूजन क्राइटेरिया में आप लिखोगे कि कौन से लोग को आप उसमें स्टडी में इंक्लूड करोगे। मतलब आपके स्टडी में बच्चे होंगे, बूढ़े होंगे, मैरिड होंगे, अनमैरिड होंगे, लड़कियां होंगी, लड़के होंगे, कौन से लोगों को आपने इंक्लूड करना है अपनी स्टडी में। और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी आप मेंशन करोगे कि कौन से स्टूडेंट या लोग आपके स्टडी में इंक्लूड नहीं होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं नर्सिंग स्टूडेंट पे रिसर्च करने जा रहा हूं तो और मैं कहता हूं फाइनल ईयर के स्टूडेंट, तो इंक्लूजन क्राइटेरिया फाइनल ईयर के वो तमाम स्टूडेंट जो आपके पास अवेलेबल हैं और रिसर्च में हिस्सा लेना चाहते हैं, ये इंक्लूजन में आ जाएगा। एक्सक्लूजन में वो स्टूडेंट जो फेल हो चुके हैं, जो उस टाइम पे मौजूद नहीं है, या जो रिसर्च में हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो उनको फिर मैं एक्सक्लूड करूंगा। तो ये आपने क्या लिखना है, सैंपल सिलेक्शन में लिखना है, जो कि रिसर्च प्रपोजल का 7th स्टेप है। इसके बाद बात आ जाती है डेटा कलेक्शन प्रोसीजर की, कि आप डेटा किस तरह कलेक्ट करोगे। सबसे पहले
आप मेंशन करोगे कि मैं एथिकल बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट से मैं परमिशन लूंगा, कि वो मुझे परमिशन दे आया, मेरा ये रिसर्च एथिकली करेक्ट है या नहीं है, इससे सोसाइटी को कोई इशू तो नहीं हो रहा, तो वो एथिकल रिसर्च बोर्ड वाले ये चेक करते हैं, वो आपने मेंशन करना है। सेकंड, आप क्वेश्चनियर यूज करोगे, आप इंटरव्यू के जरिए लोगों से डेटा लोगे, किस तरह आप डेटा लोगे, तो इसमें फिर आपने क्वेश्चनियर या कोई स्केल जो आप यूज कर रहे हो तो वो आपने फिर मेंशन करना होता है। जिस तरह लेकर्ट स्केल हमारे पास है, एजर्टिव स्केल्स वगैरह हमारे पास हैं, तो डिफरेंट स्केल्स होते हैं, तो कौन सा स्केल आपने यूज करना है, कौन सा क्वेश्चनियर आपने यूज करना है, या आप इंटरव्यू के जरिए ले रहे हो स्टडी, या आपने कहीं न्यूज़पेपर वगैरह से मालूमात लेनी है, या आप किसी टीवी चैनल से लोगे, तो ये आपने यहां पे इंक्लूड करना है कि डेटा आप किस तरह कलेक्ट करोगे। इसके बाद इन्फॉर्म कंसेंट आपने पार्टिसिपेंट से लेना है, आप वहां कॉलेज के इंस्टीट्यूट वगैरह से लेना है, ये चीजें फिर आपने डेटा कलेक्शन प्रोसीजर में इंक्लूड करनी है। 9 स्टेप जो है वो इथिकल कंसिडरेशन का है, तो उसमें ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया कि परमिशन इथिकल बोर्ड से परमिशन वो डेटा कलेक्शन के लिए भी ले सकते हो। यहाँ पे आप रिसर्च के लिए आप मेंशन कर रहे हो कि मैंने रिसर्च के लिए जो है इथिकल कमेटी या इथिकल बोर्ड से मैंने परमिशन ली। इन्फॉर्म कंसेंट, आप प्रिंसिपल का इन्फॉर्म कंसेंट या कॉलेज या हॉस्पिटल का जो ओनर है या वहाँ पे डायरेक्टर वगैरह हैं उससे इन्फॉर्म कंसेंट लोगे। फिर स्टूडेंट का इन्फॉर्म कंसेंट आपने लेना है। पार्टिसिपेंट जो आपको मालूमात दे, कॉन्फिडेंशियल मालूमात को कॉन्फिडेंशियल रखना है आपने। पार्टिसिपेंट की प्राइवेसी, उसका नाम, कॉलेज नेम वगैरह ये भी आपने प्राइवेट रखने हैं। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन करोगे कि पार्टिसिपेंट का जो आइडेंटिटी होगी वो प्राइवेट होगी, वो किसी को शो नहीं होगी। 10th जो स्टेप है वो डेटा एनालिसिस प्रोसीजर का है कि आप डेटा तो आपने कलेक्ट किया, अब उस डेटा को एनालाइज कैसे करोगे, मतलब उससे रिजल्ट कैसे निकालोगे। तो आप मेंशन करोगे कि मैंने जो है SPSS यूज करना है, या आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वो चीज आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। आया आप SPSS यूज करते हो, या जो क्वालिटेटिव रिसर्च होते हैं तो उसमें हम थीमेटिक एनालिसिस करते हैं, कंटेंट एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो चीज़ें मेंशन करनी है। जो क्वांटिटेटिव होते हैं तो वो मैक्सिमम SPSS पे होते हैं। तो आप डेटा को किस तरह एनालाइज करोगे, SPSS के थ्रू हम करेंगे। आप डिफरेंट टेस्ट यूज करोगे जो आपके डेटा एनालिसिस में यूज होंगे। खाई स्क्वायर टेस्ट यूज हो रहा है, सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट यूज हो रहे हैं हमारे पास, या हमारे पास इनोवा टेस्ट यूज हो रहे हैं, टी टेस्ट यूज हो रहे हैं, तो वो चीज़ हमने मेंशन करनी है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स मतलब आपने मीन मीडियन वगैरह मालूम करना है, तो आप वहाँ पे लिखोगे कि मैंने सिंपल डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस करनी है जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है। तो यहाँ पे आप डेटा एनालिसिस प्रोसीजर लिखोगे। और लास्ट स्टेप जो हमारे पास रिसर्च प्रपोजल का है तो वो है बिब्लियोग्राफी का, रेफरेंसेस जो आप लिखते हो। तो इनटेक्स्ट साइटेशन तो दरमियान में लिखना होता है, लेकिन रेफरेंसेस भी आपने मेंशन करने होते हैं कि मेरे रिसर्च में जो रेफरेंसेस होंगे वो मैं वेनकोर के जरिए दूंगा, APA स्टाइल या वेनकोर स्टाइल, जो भी स्टाइल आप यूज करते हो, शिकागो स्टाइल, डिपेंड करता है आपके प्रिसेप्टर पे या आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पॉलिसी पे। लेकिन बिब्लियोग्राफी में आप रेफरेंस नहीं डालोगे, सिंपल लिखोगे कि मैं रेफरेंस किस तरीके से दूंगा। तो कहोगे कि जी मैं मेंडले ऐप यूज करूंगा, APA स्टाइल में दूंगा या वेनकोर स्टाइल में दूंगा, डिपेंड करता है आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट के पॉलिसी पे। तो ये 11 स्टेप जो हमारे पास थे ये रिसर्च प्रपोजल के स्टेप्स हैं। अब डिपेंड करता है आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूट पे कि वो कौन सा स्टाइल आपसे मांगता है रिसर्च प्रपोजल लिखने का, लेकिन पॉइंट्स यही होंगे। इसमें से 1 या 2 कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। लिहाजा रिसर्च प्रपोजल के लिए ये तमाम पॉइंट्स आप लोगों ने लाजमी फॉलो करने हैं। और आप लोगों के मालूमात के लिए हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि रेफरेंसेस के लिए हम अक्सर मेंडले ऐप यूज करते हैं। स्टाइल वेनकोर भी हो सकता है, APA भी हो सकता है, शिकागो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे कि वो आपसे कौन सा स्टाइल रेफरेंसेस का मांग रहा है। यहाँ पे सिंपल आपने ऐप लिखना है कि मैं मेंडले ऐप यूज करूंगा या जो भी ऐप यूज करते हो, और दूसरा मैं वेनकोर स्टाइल यूज करूंगा या APA, सिंपल आपने ये लिखना है। रेफरेंसेस आप रिसर्च प्रपोजल में नहीं डालते मिसाल के तौर पे, हाँ पूरे रिसर्च के रेफरेंसेस आपने डालने होते हैं, लेकिन जो स्टेप है रेफरेंसेस का या बिब्लियोग्राफी का तो वो आपने सिंपल मेंशन करना होगा कि मेरे रिसर्च में जो रेफरेंसेस होंगे तो वो
कौन से ऐप के थ्रू और कौन से स्टाइल के होंगे। तो ये हमारे पास रिसर्च प्रपोजल की एक सिंपल सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को रिसर्च में या रिसर्च प्रपोजल में किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों के जहन में है तो कमेंट्स में आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बाकी फ्रेंड्स और जूनियर्स के साथ हमारे चैनल का लिंक शेयर करें कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, थैंक यू।